आज शाम को 6 बजे के बाद एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा और उन 5 राज्यों के बारे में चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक मोटा मोटी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये मैं पहले ही से सतर्क कर दे रहा हूं कि एग्जिट पोल को पूरे नतीजे मत मानिएगा आप। एग्जिट पोल अगर किसी को जिता रहे हैं तो उसके हारने की संभावना भी 4-5% हो जाती है। ये हमारा पुराना अनुभव है और कई बार ऐसा हमने देखा है, खासतौर से राज्यों के नतीजों में। मैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हाल के दिनों में जो लोकसभा के चुनाव आए तो उसमें तो ज़्यादातर ने जो घोषणा की थी या जो घोषणाएं की थी वही साबित हुई। लेकिन विधानसभाओं में काफ़ी जगह कई बार ऐसा होता है जिसमें हार जीत और को लेकर के बड़ी बातें की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हार जीत का अंतर बहुत नैरो कर दिया जाता है, तो आपको पता नहीं लगने पाता है कि सचमुच क्या होने जा रहा है। क्योंकि जो भी एजेंसीज एग्जिट पोल करती हैं वो पहले से ही लिख देती हैं कि 3 से 5% या 5 से 6% तक इसमें हेरफेर हो सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि एग्जिट पोल होता क्या है। बहुत बारी बात बार बार की जाती है एग्जिट पोल एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल वो होता है कि जिस दिन मतदान होता है किसी भी राज्य में और कभी भी, तो उस मतदान के दौरान कोई एजेंसी, चाहे सीविटर हो, सीएसडीएस हो, और भी बहुत सारी अब तो काम करने लगी। एग्जिट पोल का धंधा भी इस समय बहुत चरम पर है। जैसे जैसे कई न्यूज़ चैनल आ गए हैं तो ये काम भी खूब बढ़ गया है। और कई जगह तो इसमें एक अंडर वाली चीज़ भी होती है जो आप अपने आप समझ सकते हैं कि वो कई बार स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। खास तौर से एग्जिट पोल पार्टियां जो कराती हैं, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता, पार्टियों के एग्जिट पोल स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो अपने आप को हमेशा जीता ही हुआ दिखाते हैं। तो एग्जिट पोल वो होता है कि जब लोग वोट दे के बाहर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है। जगह का तो खैर आपको उनको अंदाज़ा होता ही है कहाँ पे ये किया जा रहा है, और उससे बहुत कुछ अंदाजे हो जाते हैं कि उम्र उनकी क्या है, जाति क्या है, और फिर वो पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, तो वो बता देते हैं। फिर इसमें अगर एग्जिट पोल का और विस्तार कीजिएगा तो कुछ मुद्दों के बारे में भी बात कर लेते हैं वहाँ के कारिंदे जो काम करते हैं उस एग्जिट पोल के लिए। और उसमें ये पूछते हैं कि आपके लिए मुद्दा कौन सा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, या लाभार्थी योजनाएं मुद्दा है, या बिजली पानी कितने फ्री दिया वो मुद्दा है। ये सब बातें उसमें करके आती है, वो नोट करा, अगर कोई कराना चाहता है करा देता है, और नहीं तो कई बार एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उन लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आज शाम को 6 बजे जो आपको एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा मुझे है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजरता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। 5 राज्यों के चुनाव हैं और 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और फिर तेलंगाना है। मिजोरम में अभी है, लेकिन अब आपको वहाँ के बारे में बहुत सारी हम अगर बात करेंगे हम तो उसका कोई बहुत आपको समझ में आना या बताना, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर फाइट जो है वो क्षेत्रीय दलों के बीच में होती है, जहाँ सरकारें अपने तरीके से, क्षेत्रीय दल अपने तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो पहले से अनएक्सपेक्टेड थी और उसमें एकदम से बहुत बदलाव हुए। 6 महीने 7-8 महीने में बहुत बदलाव हुए। आपको याद होगा जब 2018 का चुनाव था तो उसमें 0.5% का वोट का अंतर था, और उसमें वोट सीटें जो थी कांग्रेस के पास कुछ ज़्यादा थी, और कांग्रेस ने फिर जो है निर्दलीयों के और कुछ और उनको लेकर के अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन बाद में 1.25 साल बाद ही कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, और कमलनाथ के बाद 1.25 साल बाद ही सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए और शिवराज सिंह फिर से पदार्थित हो गए। शिवराज सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन उनको ही रखा गया वहाँ पर, और फिर सरकार ठीक ठाक चलती रही थी वहाँ पर। उस सरकार के चलते रहने के बीच में कई सारे बातें आई, कुछ विवाद हुए, और लोगों को लगा कि शिवराज अब रहेंगे नहीं रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने भी उसको कोई उन विवादों को ठंडा करने में बहुत बड़ा काम नहीं किया, बल्कि उसमें कई बार चीज़ें फंसती हुई नजर आई।
और यही भी एक वजह रही कि शिवराज सिंह चौहान को एक नाम के घोषित पदाधिकारी के तौर पर नहीं वहाँ सामने रखा गया। लेकिन वो लगातार मशक्क़त उनकी हो, पिछले 1.5 साल से शिवराज सिंह इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा चुनाव केंद्रित राज्य रहा है और उसका मुख्यमंत्री का केंद्रित मतलब राज्य रहा है। 2.5 साल 3 साल तो बहुत विवाद रहे, बहुत सारी चीज़ें रहीं, बड़े बड़े नेता वहाँ के हैं जो केंद्र में मंत्री थे, लेकिन पिछले साल सवा साल में चुनाव केंद्रित प्रचार जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी शुरू कर दिया था। तब भी आला कमान की ओर से ये घोषणा नहीं गई थी कि शिवराज सिंह को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वजह उसके साथ थी क्योंकि फटीक था। फटीक जो वोटर्स के मन में होगा कि एंटी इनकम्बेंसी का फटीक था, और लगातार 17-18 साल से 4 टर्म, अगर बीच का छोटा टर्म आप छोड़ दीजिए तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, और विधायकों की नाराज़गी थी, बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन लगातार वो एक क्रम जो चलता था वहाँ पर, जिसे कह सकते हैं आप चुनावी योजनाओं का, क्योंकि मामा जिनको कहा जाता है, जिनको कभी कभी वो भाई भी बन जाते हैं, ज़्यादातर के मामा बने हुए हैं शिवराज सिंह वहाँ पर, वो अपना काम लगातार कर रहे थे। दूसरी तरफ कमलनाथ को पूरा खुला हाथ दे दिया था कांग्रेस ने, और वो बहुत शानदार तरीके से उनकी कमियां उजागर करने में लगे हुए थे। लेकिन पिछले 6-7-8 महीने में 2 ध्रुव हुए। एक ध्रुव ये हुआ कि जो शिवराज थोड़ा नीचे थे, काफ़ी नीचे थे, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे। उनकी योजनाएं, महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं थी, उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया। महिलाओं से जुड़ी बच्चियों को पैदा होने से लेके उनकी शादी के मामले को लेकर के, और फिर एक बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक लाडली योजना का था वो आया, और लाडली योजना से पहले 1,000 रुपये महीना महिलाओं को दिए गए, फिर 1,000 दिए गए, वायदा 3,000 रुपये देने तक का हुआ, और एक बड़ा वोट बैंक उनके पास आ गया। लगभग 2.5 करोड़ मतदाता, महिला मतदाताओं में से 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं मतदाताओं को पिछले 6 महीने में आप सोचिए कि उनको उनके पास उसका फ़ायदा पहुंचा दिया गया। और ये शायद स्कीम भारत की राजनीति में तो बिल्कुल अलग किस्म की होगी कि इतने कम समय में लोगों के कागजात पूरे करना, बाकी योजनाओं का उल्लेख करना, योजनाओं पर काम करना और फिर उसको लागू करना, जिस तरीके से किया गया वो अपने आप में बहुत उल्लेखनीय रहा। उसका फ़ायदा भी मिला, अन्य योजनाएं भी चलती रहीं, लेकिन कुछ विवाद के केंद्र भी रहे, जैसे हमारे जो उज्जैन के मंदिर को लेकर के हुआ, वहाँ जो नया पूरा महाकाल का पूरा वो बना गया था, कॉरिडोर बना था, उसमें कुछ विवाद आए, उसकी मूर्तियों को लेकर के कुछ विवाद आए, कुछ परीक्षाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर विवाद आए, लेकिन उनका वो उतनी तेज़ी से कांग्रेस उठा नहीं पाई जितनी तेज़ी से उनको उठाना चाहिए था। वो एक संभव नहीं हो पाया कांग्रेस से। मुझे लगता है कि कांग्रेस बाद के दौर में जितनी तेज़ी से, जिस 6 महीने पहले अगर आज चुनाव होते तो हम सब नहीं कह रहे होते कि कांग्रेस बहुत आगे है, लेकिन उसको काउंटर किया शिवराज सिंह चौहान ने, और बाद में पता नहीं क्यों, या तो आलाकमान की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, या बाकी और किन्हीं वजहों से, या ये कि खुद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की रणनीति रही हो कि बहुत प्रचार नहीं करना। प्रचार के तौर पर बाद के दिनों में बहुत कांग्रेस पीछे रही, बहुत ज़्यादा सभाएं नहीं हुई, ना ही आलाकमान थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी या खड़गे जी। लगातार जो पुश होना चाहिए था वो शायद उतना बड़ा नहीं हुआ जितना पुश अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ से किया। अमित शाह तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के उसको देख रहे थे, और उनका फोकस महिलाओं पर, आदिवासियों पर लगातार बना रहा। संघ ने भी अपना काम एक शिद्दत के साथ जारी रखा, क्योंकि संघ को पता है कि मध्य प्रदेश का जाना हाथ से बहुत नुकसान कर सकता है, और यही शायद भाजपा आलाकमान को भी पता था। तो मुझे अब कुल मिला के टोटल, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी पार्टियाँ भी काफ़ी काम करती हैं, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी पिछली बार 6 सीटें लाई थी, कुछ और सीटें भी ट्राइबल पार्टी भी है वहाँ पर, उसको भी कुछ योगदान है, उसका भी कुछ हिस्सेदारी है। ज़्यादा सीटें ले गई थी, 20 से ज़्यादा सीटें ले गई थी। अब किसे लगता है कि ये सीटों के नंबर्स कम होंगे, सीधी लड़ाई
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होगी। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा पलड़ा आगे है, और इसका श्रेय उस तिगड़ी को जाएगा जो पूरा वहाँ प्लान कर रही थी, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष वी डी शर्मा थे या खुद शिवराज सिंह चौहान तो अगुवा बने ही हुए थे, केंद्र से अमित शाह थे, और उन्होंने जो पुराने मामले थे उसको लेकर के शांत किया, उसको लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया। और एक और उसमें बड़ा बदलाव था, वो ये था कि कमलनाथ की जो सरकार 1.25 साल रही, उसने एंटी इनकम्बेंसी के कुशन को काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि फिर 1.25 साल में उन्होंने कुछ योजनाएं जो शिवराज सरकार की थी वो नहीं चलने दी। इसका पब्लिक का गुस्सा कमलनाथ सरकार पे या कांग्रेस पे निकला, और फिर जो 3-3.5 साल अभी शिवराज ने राज किया, वो एक उनके कारगुजारियों का एक हिस्सा रहा है। देखते हैं क्या होगा, लेकिन बहुत टफ लड़ाई है। और सच बात तो ये है कि क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश जो है कई हिस्सों में बटा है, और वोटिंग पैटर्न भी उसी तरीके से होते हैं, और वहाँ कई केंद्रीय मंत्रियों को भी उतार दिया गया था, इसलिए कि वो अपने अपने क्षेत्रों में आसपास की सीटों को कुछ ज़्यादा आगे तक ले जाएं। कुछ मंत्री तो फंसे भी हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर तक फंसे हुए लग रहे थे। बात के दिनों में थोड़ा बताया गया कि ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन कुछ मंत्री फंसे हुए थे वहाँ पर। जो केंद्र में मंत्री थे वो विधायक का चुनाव, ये पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा हो सकता है कि केंद्र के मंत्री को कह दिया जाए कि अब आप जाओ, इसमें लाइन लो। राजस्थान की बात की जाए, 200 सीटों का केंद्र है वो, और 199 पे चुनाव हो रहा है। अशोक गहलोत की सरकार रही है, और वहाँ 30 साल से परंपरा रही है कि अदला बदली होती है सरकार की। तो वहाँ नारा भी मतलब एक उसका रहा था कि क्या अदला बदली होती रहेगी या रिवाज बदलेगा। तो रिवाज बदलने का मतलब ये हुआ कि क्या अशोक गहलोत फिर आ जाएंगे। अशोक गहलोत ने भी कुछ काम बहुत अच्छे तरीके से किए, और ख़ासतौर से उनकी योजनाओं को लेकर के, महंगाई को लेकर के पिछले साल से वो लगे रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ महंगाई को लेकर के अपना परिपत्र जारी कराए थे, कुछ लोगों से फॉर्म भराए थे, वो काम किया था। युवाओं को लेकर के, नौकरियों को लेकर उन्होंने कहा था, गैस सिलेंडर के वायदे को लेकर के कहा। गारंटी शब्द जो कांग्रेस पिछले 2-3 चुनावों से चला रही है हिमाचल और कर्नाटक से, उसको अशोक गहलोत ने आगे किया। और लेकिन अशोक गहलोत के भी खिलाफ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। युवाओं का विरोध, 17-18 जगह परीक्षाएं रद्द होना, प्लस महिलाओं को के ऊपर अत्याचार की बात को लेकर, रेप की घटनाएं बहुत सारी हुई। देश में इस समय नंबर 1 पर है वो घटनाएं, और इस वजह से उनको थोड़ा उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में भी ये संकट रहा कि किसको आगे करे। वसुंधरा राजे जो वहाँ की सर्वमान्य नेता रही हैं, क्योंकि वो केंद्र के इशारों पर कम चलने वाली नेता रही हैं, उनको आगे किया जाए नहीं किया जाए। और बाद में आखिरी के 2 महीने में लगता है शायद ये तय हुआ कि वसुंधरा राजे को ही आगे करके काम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का हाथ ऊपर है। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की एक विशेषता रही है कि 3 लगातार टर्म रमन सिंह ने काम किया था, उसके बाद पिछली बार भूपेश बघेल को उसका अवसर मिला, और भूपेश बघेल बहुत अच्छी तरीके से वो एक आम आदमियों के मुख्यमंत्री की इमेज जो शिवराज सिंह की है वही इनकी भी है। इन्होंने लोगों के बीच में बात में जाकर के काम करना शुरू किया, और जैसे कि शिवराज भी वहाँ आदिवासियों के बीच जाकर के खूब लोकप्रिय हैं, उसी तरीके से हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ही उतने लोकप्रिय हैं। उनके पीछे भी कई पार्टी की जो नंबर 2 के नेता थे, जिन्हें बाद में टी के सिंहदेव, जिनको बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वो एक संकट उनके सामने रहा है। छत्तीसगढ़ में
कई योजनाएं जो हैं, खासतौर से गोबर की योजनाएं, किसानों को लेकर के की गई योजनाएं बहुत पॉपुलर रही हैं। वो बात दूसरी कि उन पे ये भी आरोप लगे कि उन योजनाओं में कुछ घपलेबाजी हुई है और उसको लेकर के जांच वाँच की बात अंदरूनी तौर पर हुई है। वहाँ बात के दिनों में एक आप लोगों ने सब ऐप का मामला, मैं जानबूझ के उसके ऐप का नाम नहीं ले रहा हूँ, उस ऐप को लेकर के विवाद हुआ और उस में ईडी के छापे वगैरह वगैरह भी हुए। लेकिन क्या वो सचमुच असर कर डाल पाएंगे? क्योंकि चुनाव के अंतिम दिनों में हुआ था, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का ये संभावना होगी वहाँ पर। चौथी और अंतिम बात हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में पहले ये आपको पता होगा कि तेलंगाना का गठन 10 साल 2 चुनाव हो चुके हैं वहाँ पर में हुआ और सबसे कम लंबी लड़ाई लड़ने के बाद केसीआर ने ये उपलब्धि हासिल कर ली थी और केसीआर को वहाँ पर एक अच्छी जगह मिल गई थी और वो बहुत लोकप्रिय थे। इन सब क्षेत्रीय नेताओं ने ज़मीनी लोगों से जुड़ करके केसीआर ने खास तौर से अपनी जगह बनाई, किसानों को लेकर बहुत सारी योजनाएं की। ये शायद अकेला राज्य ऐसा है जहाँ पर अब ट्रकों का भी हमने देखा कि बैंक, ट्रैक्टर्स का बैंक भी रहा है। राइतु योजना उनकी बहुत लोकप्रिय रही है। कर्मचारियों को लेकर के उन्होंने बहुत सारा काम किया है, सरकारी कर्मचारियों को लेकर के काम किया और केसीआर देने में बहुत उदार रहे हैं। केसीआर की पहले बहुत महत्वाकांक्षा रही है कि वो आगे बढ़ कर के देश की राजनीति में आए, जो संभव नहीं हो पाया उनसे, क्योंकि उसमें बहुत सारी मशीनरी और उसकी ज़रूरत होती। वहाँ अकेले केसीआर ही एक ऐसे नेता हैं जो काम करने वाले नज़र आए, लेकिन वो उनका प्रयोग बहुत विफल रहा। बीच बीच में वो कभी बिहार गए, कभी दिल्ली आए, वहाँ चेक बांटे, यहाँ चेक बांटे और अपने आप को राष्ट्रीय नेता, उन्होंने पार्टी का नाम भी बदला ही थी, वजह से टीआरएस को बीआरएस बनाया, भारतीय रूप दिया उसका। लेकिन जो लगातार उन्हें विफलताएं मिली, उससे उनकी पार्टी अब क्षेत्रीय दल की स्थिति में भी नहीं रह पाई और फिर उन्होंने अपने आप को फोकस तेलंगाना में ही किया और अंततः मुझे तो नहीं लगता कि अभी ऐसी स्थिति होने जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू की तरीके से उनका हश्र होगा। लेकिन जैसे चंद्रबाबू नायडू बहुत तेज़ी से उभरे थे, केसीआर अभी उभरे हुए हैं और तेलंगाना में आप ये मान सकते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ था, खासतौर से हैदराबाद में। उसके 2020 में जो निगम चुनाव हुए थे, उसमें वो आगे बढ़ के आई थी और 20 काफ़ी सीटें जीत गई थी वो। ऐसा माना लिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी वहाँ होने जा रही थी। लेकिन अब रणनीतिक रूप से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के अपने, क्योंकि कांग्रेस वहाँ ने अपने आप को बहुत आगे करने की कोशिश की, मुस्लिम समुदाय को लाने के लिए अपने पास रखने की कोशिशें की और फिर भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी तो तय बात है वो केसीआर का वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा और कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में जीते और इसी वजह से शायद संजय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हटाया गया। उनकी तेज़ी, वो बहुत तेज़ थे तो उनको हटाया गया। लड़ने के लिए एक बात थी टी राजा की, जो थी, जो विधायक वहाँ के अभी भी हैं, बीच में उनका निलंबन पार्टी से कर दिया गया था, उनको फिर पार्टी में लाया गया क्योंकि AIM को, जो ओवैसी की पार्टी है, उससे लड़ने के लिए वही एक सक्षम व्यक्ति उन्हें पाए गए। वहाँ विधायक के तौर पर एक सीट भाजपा की सिर्फ हैदराबाद से है। बड़ा रोचक चुनाव है और तेलंगाना में हम ये मान सकते हैं कि नंबर 2 की स्थिति, अच्छे नंबर 2 की स्थिति में कांग्रेस आ चुकी है, लेकिन अपर हैंड आज की तारीख में भी केसीआर को है। अब आगे कितना उन्होंने, क्योंकि वोट परसेंटेज पे अगर आप जाएंगे आज की तारीख में, पिछले चुनाव को देखते हुए वो 42-43% पे खड़े हुए हैं। कांग्रेस का परसेंटेज काफ़ी कम हो गया था, तो कांग्रेस क्या ये आप कर सकते हैं कि केसीआर का पूरा वोट 10-12% उठा करके फिर कांग्रेस जोड़ने में सक्षम हो पाएगी? इतना आसान नहीं है राजनीति में। ये बात दूसरी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब ने पूरा जोर लगाया है वहाँ, लेकिन
शायद वो भविष्य की तैयारी ज़्यादा बड़ी है। इस चुनाव को जो लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल है 24 के चुनाव के लिए, मैं ऐसा नहीं मानता। अखबार वालों के लिए शब्द सेमीफाइनल हो सकता है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, 18 में भी हमने देखा था, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वो वहाँ पूरी सीट बदल गई। सिर्फ 2-3 सीटें, मैं 3 इन राज्यों की बात कर रहा हूँ, तेलंगाना को छोड़ करके जो 3 राज्य थे, वहाँ पर सिर्फ 3 सीटें विपक्ष के पास गई थी, बाकी भारतीय जनता पार्टी पास आ गई थी। लेकिन फिर भी ये दिशा तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि अगर जो भी पार्टी 2 राज्य जीत लेगी, वो उत्साह के साथ आगे बढ़ेगी। जो भी क्या मतलब, कांग्रेस ज़्यादा साथ काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी कैसी भी हालत हो, वो अपने उत्साह से 2024 में नरेंद्र मोदी के नए चेहरे के साथ, नए तरीके से, नए वायदों के साथ, और नरेंद्र मोदी ने आज जो घोषणा की है कि बहुत साफ एजेंडा के तहत कि उनके लिए गरीबी ही सबसे बड़ी मुद्दा है, वो फिर अपने पुराने मुद्दे पर लौट रहे हैं। देखते रहिए, शाम तक तो ये देखिए, और फिर उसके बाद आप अपना एग्जिट पोल के माध्यम से भी आनंद उठाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की तरफ से।